इस मूवी का स्टार्ट साल 2024 से होता है, जहां साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी कास अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मून पे रिसर्च के लिए भेजती है, ताकि वो भी उन कंट्रीज में शामिल हो जाएं जिन्होंने अब तक सक्सेसफुली मून पे कदम रखा था। लेकिन जब वो मून सरफेस पर लैंड करने ही वाले थे कि तभी एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है और सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इस तरह उनका ये मिशन फेल हो जाता है, जिसके कारण पूरा देश ही शोक में डूब जाता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें 2019 का टाइम दिखाया जाता है, जहां साउथ कोरिया एक बार फिर से अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने की तैयारी कर रहा था। उन 3 एस्ट्रोनॉट्स में कमांडर ली चो हुआ शामिल थे और इस मिशन पे जाने से पहले उनकी काफ़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, ताकि वो लास्ट टाइम की तरह होने वाले इंसिडेंट से बचने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो सकें। जिसके बाद वो अपने लोगों के लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड करवाते हैं। ली कहता है कि जब वो ट्रांसमिशन पर होगा तो उस टाइम अर्थ को देखते हुए अपनी न्यूबॉर्न बेबी गर्ल का नाम डिसाइड करेगा, जो अपनी वाइफ और बेटे के लिए इस मिशन पे जा रहा था, जबकि वैंग अपने मरे हुए पिता का ड्रीम पूरा करने के लिए जा रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वैंग उन एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट का बेटा था, जो कि पिछले मिशन के दौरान मारे गए थे। अब वो दिन भी आ जाता है जब स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन जल्द ही सोलर विंड्स आकर स्पेसक्राफ्ट से टकराती हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है, इसलिए उनका अर्थ के मेन बेस से कम्युनिकेशन टूट जाता है, जिसके कारण मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टेलीविजन पे आके सबको काम डाउन करना पड़ता है, जबकि प्रेस इस इशू को डिफरेंट थियरी से और भी बदतर बना देता है। दूसरी तरफ हम ली और चो को देखते हैं, जो कि स्पेसक्राफ्ट को बाहर से चेक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उसे रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वैंग, जिसे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो काफ़ी पैनिक हो जाता है। लेकिन उसके पार्टनर उसे काम डाउन करते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तभी उन्हें पता चलता है कि सोलर विंड्स के टकराने से उनका फ्यूल टैंक लीक हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें चो मारा जाता है। इस धमाके से कमांडर ली को भी काफ़ी चोट आई थी, लेकिन वो अभी भी सेफ्टी वायर के थ्रू शिप से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अर्थ पे मेन बेस को कुछ देर के लिए सिग्नल्स रिसीव होते हैं, पर वो सिग्नल स्टेबल नहीं थे। लेकिन उन्हें ये पता चल जाता है कि चो मारा जा चुका है। वैंग यहाँ बाहर निकलने और ली की हेल्प करने के लिए इंसिस्ट करने लगता है, लेकिन ली उससे कहता है कि हैच खोलने से बस वो मारा जाएगा, क्योंकि ली को रियलाइज़ हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेगा। और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो वैंग को पूरे पावर सिस्टम को रीबूट करने का कहता है, ताकि अर्थ से कम्युनिकेशन रीस्टोर हो सके। वो वैंग से कहता है कि तुम अब भी इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हो, और उसे प्रॉमिस करने का कहता है कि वो सुरक्षित वापस लौट जाएगा। वैंग अपनी सेफ्टी वायर खोल के स्पेस के अंधेरे में जाता हुआ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, जिसके बाद ली के कहने पर वैंग पावर सिस्टम को रीबूट कर देता है और कम्युनिकेशन रीस्टोर होते ही वैंग, जो कि बिल्कुल टूट चुका था, वो यही बैड न्यूज़ देने के लिए स्क्रीन पर अपीयर होता है। यहाँ कास्ट डायरेक्टर उसे वेट करने का कहते हैं, ताकि वो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने का सल्यूशन ढूंढ सके। मिनिस्टर इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक और फेल मिशन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यहाँ साइंटिस्ट्स अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करने लगते हैं और इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके पास पिछले वाले मून मिशन के डायरेक्टर को वापस लाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनका बहुत सारा इक्विपमेंट और प्रोटोकॉल उसी ने ही डिज़ाइन किया था। इसके बाद हम फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर किम को देखते हैं। उसका नाम किम था और वो इस टाइम एक इंटर्नी बॉग विंग के साथ हंटिंग के लिए माउंटेन्स पे था, क्योंकि पिछले मिशन के फेल होने के कारण उसने कास को छोड़ दिया था और एक म्यूजियम में काम करने लगा था। लेकिन तभी वहां पर कास का हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, जो किम को बेस पर ले आता है। लेकिन किम यहां इस जॉब को वापस लेने से मना कर देता है। पर जब उसे पता चलता है कि इस मिशन में वैंग फंसा हुआ है, जो कि पिछले मिशन में मारे गए एक एस्ट्रोनॉट का बेटा था, तो इसलिए वो अब उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शिप का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था। इसलिए मिनिस्टर एक बार फिर से पैनिक होने लगता है। पर तभी वहाँ पे किम भी पहुँच जाता है और वैंग को डायरेक्शन देने लगता है। वो उसे एक थ्रस्टर को यूज़ करके शिप को मून के ऑर्बिट में भेजने का कहता है, कि ऐसा करते ही शिप का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है और वो मून के ऑर्बिट में स्पिन करना स्टार्ट कर देता है, जो कि ज़्यादा सुरक्षित था। इसके बाद किम वैंग को रेस्ट करने का कहता है, ताकि वो उसे वापस लाने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ सके। वैंग थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। वो उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है।
किम जब उसे अपना नाम बताता है तो उसे फौरन से अपने पापा के फ्यूनरल का फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहां किम भी मौजूद था। इसलिए वैंग दूसरे साथियों के फैमिली फोटोज देखने लगता है और उसे पता था कि इस टाइम वो कैसा फील कर रहे होंगे। दूसरी तरफ किम अपनी वाइफ मूनजिया को कॉल करता है, जो कि अब नासा के लिए काम करती थी, लेकिन वो उसे बताती है कि नासा ने उनकी हेल्प करने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि इस मिशन में अब कुछ बाकी बचा है और वो एक फेल मिशन के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। किम बात ही कर रहा था कि तभी जो आकर उसे बताती है कि वैंग ने उनकी परमिशन के बगैर ही अपने लैंडर को एक्टिवेट कर लिया है और वो खुद से ही मून पे लैंडिंग करने की कोशिश करने वाला है। किम वहां जाकर वैंग को बताता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है क्योंकि शायद लैंडर भी उन सोलर विंड से डैमेज हुआ हो, लेकिन वैंग ये रिस्क लेने के लिए तैयार था क्योंकि वो मून से इतना करीब आकर अपने पापा के सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकता था। इसलिए वो किम की बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी लाइफ किम के हाथों में देना नहीं चाहता था, जो कि उसके पिता को बचाने में नाकामयाब हो गया। वैंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर मून पे लैंड जरूर करेगा और वो ऐसा मारे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने पापा और साउथ कोरिया के लोगों के लिए करना चाहता था। ये न्यूज़ पूरे देश में फैल जाती है, जिसके कारण साउथ कोरिया के लोग और प्रेस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जबकि इधर जो किम को मीटियोर शावर के बारे में वार्न करती है कि जहां वैंग लैंड करने जा रहा है वहां जल्द ही एक मीटियोर शावर आने वाला है, यानी कि अगर वैंग ने लैंड कर भी लिया तो फिर भी वो नहीं बच पाएगा। इसलिए किम उसे इस पे नजर रखने का कहता है, जबकि वो खुद रिपेयर्स के प्लान पे काम करेगा। दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं ताकि वो वैंग को गाइड कर सके, जो कि मून लैंडिंग के लिए ऑटो पायलट पे डिपेंड कर रहा था। इसी दौरान किम अपने उस सारे काम को याद कर रहा था जो कि उसने पिछले मिशन के लिए किया था, और इसी दौरान वो यंग वैंग से भी मिला था। इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है कि ये लैंडिंग भी पहले की तरह फेल हो जाएगी। यहाँ जैसे जैसे लैंडर की स्पीड बढ़ती है हर कोई नर्वस होने लगता है, लेकिन आखिरकार वो सक्सेसफुली मून सरफेस पर लैंड कर जाता है। ये देखकर साउथ कोरिया के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और वैंग जब पहली बार मून सरफेस पर कदम रखता है तो वो सबसे पहले अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स की यूनिफॉर्म और क्रू की पिक्चर्स को मून सरफेस पर रखता है। साथ ही वो वहां पे साउथ कोरिया का फ्लैग भी लगा देता है। इसके बाद वो सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए एक रोवर पे वहां से निकल पड़ता है, जबकि एक ड्रोन उस पर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ किम साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर सिस्टम को रिपेयर करने का प्लान बनाने लगता है, जबकि इस दौरान साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट टीवी पे स्पीच के लिए आते हैं। साथ ही वो वैंग को वापस लाने के लिए नासा से उनकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करते हैं। सीनियर ऑफिशियल्स इसके लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पॉसिबल मीटियोर शावर के कारण ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मून उन्हें अपने हस्बैंड की खातिर रेस्ट करने का कह रही है। दूसरी तरफ जो को अपने टैबलेट पे कुछ खतरनाक रीडिंग्स दिखाई देती हैं, इसलिए वो फौरन से किम को बताने के लिए जाती है क्योंकि मीटियोर शावर मून के करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम वैंग को देखते हैं जो कि सैंपल कलेक्ट करने की रिपोर्ट देते हुए काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, और उन सैंपल्स में मून सरफेस के नीचे से मिलने वाली आइस भी थी। साथ ही उसे लगता है कि उनकी रीडिंग्स गलत है क्योंकि स्काई एक्टिविटी को देखते हुए उसे रडार पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। लेकिन तभी अचानक से वो जगह शेक होने लगती है और वैंग के गिर्द बहुत से मीटियोर गिरने लगते हैं, जिसके कारण वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। इसलिए साइंटिस्ट उसे फौरन से रोवर में वहां से निकलने का कहते हैं। वैंग वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़ा मीटियोर आके गिरता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने के कारण रोवर एक ग्रे में फंस जाता है। दूसरी तरफ बेस पे किम ने वैंग के शिप के लिए एक नया कोड बना लिया था और वो साइंटिस्ट्स को शिप का मॉड्यूल सिस्टम अपने डिजाइन किए हुए नए कोड से रीसेट करने का कहता है। डायरेक्टर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो मॉड्यूल सक्सेसफुली रिपेयर हो जाता है और शिप की पावर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ वैंग ड्रोन को बुलाता है, जिसकी हेल्प से वो क्रेटर से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो गिरते हुए मीटियोर्स में से भागता हुआ जल्द ही लैंडर तक पहुंच जाता है, जहां पहुंच के वो टाइम पे वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब उसे उस लैंडर को शिप से कनेक्ट करना था और ऑटो पायलट की हेल्प से वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वैंग मेन शिप में जाता तभी एक मीटियोर शिप से टकरा जाता है, जिसके कारण शिप का एक बड़ा हिस्सा टूट के नीचे गिरने लगता है। इसलिए किम वैंग को कहता है कि उसे लैंडर को मैन्युअली शिप के बाकी हिस्से से अलग करना होगा, लेकिन लैंडर इतनी तेजी से शेक हो रहा था कि वो कंट्रोल पैनल तक नहीं पहुंच सकता था। इसी दौरान अचानक से वैंग का हेलमेट भी उतर जाता है और अमोनिया को इनहेल करने के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। वो जल्दी से अपना हेलमेट पहनता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और वो वहीं बेहोश हो जाता है, और इसी के साथ ही उसका शिप लैंडर समेत मून सरफेस पर क्रैश हो जाता है और कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन को खोने के कारण सभी को पता चल चुका था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। साथ ही वांग की पल्स भी कंप्यूटर से गायब हो जाती है। कर घंटा के फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सभी न्यूज़ चैनल भी एक और फील्ड मिशन को रिपोर्ट करने लगते हैं कि मैं अपने घर आ जाता है, और क्योंकि वो एक और फील्ड मिशन को डील नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन बी जो टाइम पे वहाँ आके उसे रोक लेती है, और तभी किम को मून जंग की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है जो कि उसे बताती है कि हुआंग कभी जिंदा है, क्योंकि नासा ने एक रेडियो मैसेज को इंटरसेप्ट किया था जो कि हुआंग अपने बेस पे भेजने की कोशिश कर रहा था। मून जंग उसे फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए कोड भी दे देती है, इसलिए किम और बी जो जल्दी से स्टोर में से पुराना इक्विपमेंट निकालते हैं और इस तरह वो हुआंग से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन और पावर बाकी नहीं है और अभी भी मीटियोर सरफेस पे गिर रहे हैं। किम उसे रुकने का कहता है ताकि इस दौरान वो उसकी हेल्प करने का सोल्यूशन ढूंढ सके, और तभी वहां पर हेलीकॉप्टर आ जाता है क्योंकि बी जो ने इमरजेंसी सर्विस को कॉल करके कहा था कि किम हार्ट अटैक से मरने वाला है, ताकि वो जल्दी से उसे हेलीकॉप्टर पे बेस स्टेशन पर वापस जा सके। कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर किम को लेकर कास हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जबकि इधर बी जो हुआंग का एसओएस मैसेज यूट्यूब पे अपलोड कर देती है जो कि कुछ ही देर में वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ हुआंग के पास जो कुछ भी अवेलेबल था वो उससे अपने वाउंड की देखभाल करने लगता है। इसी दौरान बीजो उससे बात करके उसे कंपनी देती है। हुआंग के मैसेज वायरल होने के कारण पूरी दुनिया के लोग हुआंग को सपोर्ट करने लगते हैं और नासा पे दबाव बढ़ाने लगते हैं कि वो अपना रेस्क्यू मिशन भेजे। नासा के सीनियर ऑफिशियल्स ये जानना चाहते थे कि वो इन्फॉर्मेशन किसने लिखी थी, और इसके लिए उन्हें मून जंग पर शक था। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर कोई एक्शन लेते, तभी उन्हें व्हाइट हाउस से फोन कॉल रिसीव होती है। दूसरी तरफ कास हेडक्वार्टर में सब लोग काफी ज्यादा मेहनत करके लैंडर के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को रीस्टोर कर देते हैं, लेकिन मिनिस्टर अभी भी खुश नहीं था और वो उनसे कहता है कि वो लोग हुआंग को पब्लिक में हीरो क्यों बना रहे हैं, कि अगर वो बाद में उसे फिर से मार डालेंगे, क्योंकि अभी तक उनके पास हुआंग को वापस लाने का कोई तरीका नहीं था। इसी दौरान अचानक से मीटियोर शावर की सिचुएशन खराब होने लगती है, इसलिए किम चाहता था कि हुआंग किसी सुरक्षित जगह पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन अभी तक उसे उस जगह के बारे में पता नहीं था। और तभी उन्हें यूएस से गुड न्यूज़ मिलती है कि व्हाइट हाउस ने नासा को हुआंग की हेल्प करने का ऑर्डर दे दिया है, और ये न्यूज़ भी पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसके बाद अमेरिकन लूनर स्टेशन कास से कांटेक्ट करता है और वो उनके साथ मिलकर रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस दौरान नासा हेड ऑफिस में मून जंग को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो उसे सिर्फ इसी लास्ट मिशन के लिए वहां स्टे करने की परमिशन देते हैं ताकि व्हाइट हाउस की रेप्यूटेशन खराब ना हो सके। इसलिए वो सब मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में लग जाते हैं। इधर नासा का रेस्क्यू शिप मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका था, जहां उन्होंने हुआंग के लैंडर को अपने शिप से कनेक्ट करना था। मून यहां उन्हें वार्न करती है कि उन्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ एक चांस ही मिल पाएगा। हुआंग डैमेज हुए लैंडर को फिर से लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन लैंडर शेक होने लगता है और टेक ऑफ नहीं कर पाता क्योंकि वो ठीक तरह से अलाइन नहीं था और वहां पे इतनी स्पेस भी नहीं थी। इसलिए किम जल्दी से हुआंग को लॉन्चिंग रोकने का कहता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो लैंडर नीचे गिर के फिर से क्रेटर में फंस जाता है और इससे लैंडर की डॉकिंग पोर्ट भी टूट जाती है। वहीं अमेरिकन स्पेस स्टेशन ये अनाउंस करता है कि वो ज्यादा समय तक मून के ऑर्बिट में नहीं रह सकते, इसलिए मून जंग के पास ये रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इधर किम जल्दी से हुआंग को लैंडर को फिर से एक्टिवेट करने के लिए डायरेक्शन देने लगता है, लेकिन हुआंग अब हार मान चुका था और वो यहाँ सबके सामने ये कन्फेस करता है कि उसके पिता को लास्ट मिशन पे 1 मंथ पहले पता चल चुका था कि स्पेसशिप के एक इंजन में फॉल्ट है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके मिशन पे चले जाते हैं और ये सब कुछ हुआंग को अपने पिता की विल से पता चला था। लेकिन किम उसे ये कहता है कि उसे भी पूरी बात का पता नहीं है। असल में उस मिशन के लॉन्च होने से 1 दिन पहले हुआंग के पिता किम विश्वास आए थे ये बताने के लिए कि स्पेसशिप के एक इंजन में फॉल्ट है और इसलिए उन्हें उस इंजन के ठीक होने तक इस मिशन को डिले कर देना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि किम उस पर सालों से काम कर रहा था, इसलिए उसे लगता था कि इस फॉल्ट से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं और गुस्से में आके वो फिर भी उस मिशन को लॉन्च करने का फैसला करता है, क्योंकि वो पहले ही उसे कई बार पोस्टपोन कर चुके थे और एक बार फिर से वो ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए वो हुआंग से कहता है कि इस सब में तुम्हारे पिता का कोई कसूर नहीं था और तुम्हें इस सब के लिए उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो हुआंग से कहता है कि तुम्हें हर हाल में वापस आना होगा,
नहीं तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इस दौरान सब लोग उम्मीद खोने लगे थे, लेकिन तभी कंप्यूटर ये अनाउंस करता है कि शिप में ऑक्सीजन सप्लाई वापस आ गई है, क्योंकि हुआंग ने किम को माफ कर दिया था और वो उसे कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो हार नहीं मानेगा। वो किम को उसे डायरेक्शन देने का भी कहता है। मून भी ये सब कुछ सुन रही थी, इसलिए वो कास से कांटेक्ट ना करने के ऑर्डर्स इग्नोर करके किम को कॉल करती है और उसे एक न्यू प्लान के बारे में बताने लगती है, क्योंकि वैसे भी उसे नासा से निकाल दिया जाना था। किम टूटी हुई डॉकिंग की वजह से परेशान था, लेकिन मून को लगता था कि उसके पास इसका सल्यूशन है, इसलिए किम वापस कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वो उसे बाहर जाके मैन्युअली एक्टिवेट करने का कहते हैं। दूसरी तरफ मून अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है और अमेरिकन स्टेशन में मौजूद नासा के एस्ट्रोनॉट से कहती है कि हायर ऑफिशियल्स की तरफ से ऑर्डर्स तो नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो लोग वापस जाकर हुआंग को रेस्क्यू करें। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो सब भी अलग अलग देश के लोग हैं, लेकिन फिर भी वर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स हैं और उन्हें एक साथ किसी एस्ट्रोनॉट को सिर्फ इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उसकी नेशनैलिटी डिफरेंट है। लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पहुंच के उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हुआंग किम की हेल्प से लैंडर को फिर से एक्टिवेट करने में कामयाब हो गया था और वो आखिरकार मून की ब्राइडल साइड पे पहुंच जाता है, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि लैंडर के खराब होने के कारण वो उसे अमेरिकन शिप से कनेक्ट नहीं करा पाएगा। इसलिए वो प्लान बनाता है और बाकी एस्ट्रोनॉट्स की मेमोरीज को इकट्ठा करने के बाद वो ड्रोन को अपनी बॉडी से चिपका लेता है। किम उसे हैच खोल के जंप करने का कहता है और कुछ देर सोचने के बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब वो सरफेस के करीब पहुंचता है तो ड्रोन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सरफेस से टकराते हुए गिरने लगता है और इसी दौरान मेन बेस से उसका कांटेक्ट एक बार फिर से टूट जाता है, जिसके कारण कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस दौरान अमेरिकन स्टेशन ये अनाउंस करता है कि वो रेस्क्यू के लिए सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर ड्रोन अभी भी काम कर रहा था और जैसे ही हुआंग को होश आता है तो वो उसके फेस को फिर से रिकॉर्ड करने लगता है। वो अपनी बेस से भेजा गया मैसेज सुन लेता है और अपनी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स अमेरिकन स्टेशन को भेजने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार हुआंग को बचा लिया गया था। और कुछ टाइम के बाद अमेरिकन क्रू की तरफ से हुआंग की देखभाल करने के इमेजेस पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, जिसके कारण सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। इस सफलता के बाद कास्ट के डायरेक्टर किम को अपनी जॉब फिर से कंटिन्यू करने का कहते हैं, लेकिन वो अपने पहले वाले मिशन के फेल होने के कारण अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई थी जिसे वो लीड कर रहा था। इसलिए वो इस जॉब को कंटिन्यू करने के बजाय वापस म्यूजियम में चला जाता है। तो अब जब हुआंग साउथ कोरिया पहुंचता है तो मिनिस्टर उसे लेने के लिए आता है और ऐसे बिहेव करता है कि उसे हमेशा से हुआंग पर विश्वास था। हुआंग अब एक नेशनल हीरो बन चुका था, लेकिन कुछ देर की स्पीच के बाद वो अपने साथियों के बारे में बात करने लगता है और इस मिशन के सक्सेसफुल होने का क्रेडिट उन्हें ही देता है। वो उनकी फैमिली के पास जाके उन्हें वो चीजें लौटा देता है जो कि वो शिप से ले आया था और ली की वाइफ को बताता है कि कमांडर ने पहले ही अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए नाम सिलेक्ट कर लिया था, और जो कि बेटे को बताता है कि उसके दादा अब हमेशा के लिए मून पे ही रहेंगे। कुछ महीनों बाद ये अनाउंस किया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस कमेटी ने साउथ कोरिया को 9th कंट्री के तौर पे सिलेक्ट कर लिया है जिन्होंने अब तक मून सरफेस में कदम रखा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि व्हाइट हाउस के ऑर्डर्स पे मून जंग की पहली फीमेल डायरेक्टर बन गई थी। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि स्कूल के कुछ बच्चे स्पेस के बारे में जानने के लिए म्यूजियम में आते हैं, जहां एक एम्प्लॉय ने एस्ट्रोनॉट्स का सूट पहना हुआ था, लेकिन जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो किम ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि वो असल में हुआंग था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को सल्यूट करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।